ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर हो गया, वीडियो क्लियर नहीं होगा आज। एक्चुअली क्या है, मेरे रूम की लाइट थोड़ी सी ख़राब हो गई है और मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब देख लेना। बाकी आज के क्लास का टॉपिक हमारा है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम बेसिक जो जो टर्मिनोलॉजी होता है, जो वर्ड होते हैं, उसके बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या होता है, इसको समझेंगे। ओके। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम कुछ और इसमें थोड़ा सा सरकार के बारे में जानेंगे। ओके। इसी के बीच में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट क्या है। एक्चुअली मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी, कल जो हमारा सेशन था उसमें भी बताया था कि हमारे पास गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, इनका काम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में, सरकार कैसे बनती है, ये सब बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं बताऊंगा। और यहाँ पे केवल मैं बेसिक में बताऊंगा, जब इनका सेपरेट हम क्लासेस करेंगे तब वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। ये क्लासेस करने का मेन मकसद यही है कि आप, जब मैं अपना एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करूं और वहाँ पे वो शब्द मैं बोलूं, तो ऐसा ना लगे कि सर इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। ओके। तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसको समझना है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान बोलते हैं। संविधान क्या होता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि सर एक ऐसा बुक है जो हमें रूल बताता है। अगर मैं बोला कि सर एक ऐसा बुक है जो कि हमें रूल बताता है, तो कहीं ना कहीं यह गलत नहीं होगा। वाई? सर हम 1947 में हम आज़ाद हुए। ओके। 1947 में हम आज़ाद हुए। इससे पहले हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रूल करते थे। ओके। ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, उनकी कुछ रूल के नियम थे, वो अपने नियम के हिसाब से चलते थे। ओके। अब जब उससे पहले, ब्रिटिशर से पहले हमारे यहाँ क्या थे, हमारे यहाँ किंग चलता था। ओके। किंग अपने हिसाब से, यहाँ पे कोई रूल नहीं होता था, किंग का जो मन कर दे वो करता था। ब्रिटिशर्स आए, थोड़े रूल लाए। ठीक है। 1947 में जब हम टोटली इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए, तो हमें ये पता चला कि भाई साहब अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसके हिसाब से हम सरकार चला पाएँ। हमारे देश को अगर एक अच्छे जगह पे पहुंचाना है तो हमें कुछ ना कुछ, हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा। डैट मीन्स कि हमें कुछ अपने मिशन बनाने पड़ेंगे, विज़न बनाने पड़ेंगे। और ये कहीं ना कहीं, सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक रूल चाहिए, और उसके लिए हमने एक रूल बुक बनाया। सारे नियम कानून को देश के अलग अलग कोने से, सबके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा, और जो हमें अच्छा लगा हमारे देश के लिए, उसे हमने एक बुक में कोडिफाई किया, लिखा, और यही हमारा क्या बन गया, यही हमारा भारत का संविधान बन गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में तो बना नहीं, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत सर 1946 से ही हो गई थी। एक्चुअली हमें 1946 में ही पता चल गया था कि हम अब आज़ाद होने वाले हैं, 1947 तक हमें आज़ादी मिल जाएगी। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, एक असेंबली बनाई गई, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम शुरू कर दिया। 1947 में हमें आज़ादी मिली, और इसके बाद हमारा देश एक अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में, अंतरिम सरकार क्या होती है, अंतरिम सरकार होती है कि अभी हमारे पास ब्रिटिशर छोड़ के चले गए हैं और कोई नया कानून नहीं आया है, तब तक हम सीख रहे हैं, अपनी सीखने की अवस्था में हैं, इसको हम अंतरिम सरकार बोलते हैं। और ये फाइनली 1951 तक चली। यहीं पे हमारा संविधान बनने का काम भी शुरू हो चुका था, और फाइनली आफ्टर 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज के बाद हमारा संविधान फाइनली बन के रेडी हुआ, 26 नवंबर 1949। ये क्या बता रहे हो सर, 26 जनवरी 1949 को हमारा देश एक संविधान बनाकर रेडी किया, जिसे हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा।
लेकिन क्या हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, हमने इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया। हम फाइनली 2 मंथ वेट किए। किसका सर? हमने 2 मंथ वेट किया 26 जनवरी 1950 का, और इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और यही हमारा रिपब्लिक डे कहलाने लगा। रिपब्लिक का मतलब था कि अब हम किसी के सॉवरेन नहीं है, हमारी सॉवरेनिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रूल बुक है, और इसी के हिसाब से हमारी देश आगे बढ़ेगी, ये बताया गया। तो क्या क्या जरूरी था 26 नवंबर को ना झंडे लहराने की, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस ना मनाने की? तो इसका कारण हम 2 मिनट समझेंगे। एक्चुअली 1930 की बात है। अभी आपकी हिस्ट्री क्लास हुई नहीं है तो बस आप कहानी सुनो, क्योंकि आपको रियलिटी तो याद है नहीं। 1930 में हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस का मतलब होता है टोटल इंडिपेंडेंट, मतलब अब हम टोटली इंडिपेंडेंट हैं। उस दिन हमने रावी नदी के तट पे पहली बार इंडियन झंडा लहराया, भारत का फ्लैग होस्टिंग किया। ओके, तो हमने भारत का झंडा लहराया, और फाइनली 12 बजे रात को हमने ये ऐलान किया कि आज से हम टोटली इंडिपेंडेंट हैं, टोटली सॉवरेन हैं। अब ये हमें 20 साल एक्चुअली 26-25 16-17 साल हो चुका था, 16-17 साल हो चुका था। हमें हर साल 26 जनवरी 1930 से हमने शुरुआत किया था झंडा लहराने की, और हमें एक आदत से लग चुकी थी। अगर हम 26 नवंबर 1949 को बोलते कि अब हम संविधान के अधीन काम करने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं गद्दारी होती, और हमारे जो 16 साल से ये झंडे लहराते आ रहे थे, टोटल इंडिपेंडेंट मना रहे थे, वो भी नहीं रुक पाता। इसलिए हमने 2 महीने वेट किया, और 26 नवंबर को एज ए रिपब्लिक डे नहीं मनाते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया। ये था थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा रीज़न। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जो कि हमने देखा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन। जैसे आप बुक खोलोगे ये डेफिनेशन मिलेगा, बट हमें नहीं लिखना, क्योंकि सीधा सा बात आप याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा नियम है जिसके हिसाब से सरकार काम करती है, हम चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना। अब थोड़ी सी हम सरकार के बारे में जानेंगे। अच्छा, सरकार के बारे में बताओगे? हाँ जी, सरकार के बारे में क्या क्या बताओगे? तो सरकार सर जी 2 लेवल पे है। कौन कौन से? सर जी एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। पहले सर सेंट्रल बता दो, वही बताऊंगा। हाँ, तेरे हिसाब से थोड़ी चलूंगा। चलो सेंट्रल बताता हूँ। अब सेंट्रल लेवल पे सर 2 चीज़ें, कि सेंट्रल लेवल पे जैसे ही हम गए तो सर हमने देखा कि एक तो हमारे पास घर है। क्या सर आप बार बार घर बना देते? अरे हाँ, बिल्डिंग, वही वाला। कौन वाला? पार्लियामेंट, क्या बोलते हैं, संसद। सर जी कल भी बताया था। हाँ, तो आगे बताऊंगा ना। इसमें कितने लोकसभा और राज्यसभा? ओके। और सर इंग्लिश मीडियम से बता दो ना क्या होता है। अरे लोकसभा भी बोल सकते हो, आगे बताऊंगा। आओ भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट बोलते हैं, बताऊंगा। चिंता क्या कर रहे हो, मुझे ही पढ़ाना है। फिर अरे सर 543 मेंबर लिखो ना, इधर 245। अच्छा ठीक है सर, लेकिन मैंने तो 245 पढ़ा था, आप गलत पढ़ा रहे हो। हाँ, वो 2019 से पहले पढ़े होगे आप। 2019 से पहले 2 एंग्लो इंडियन भी होते थे, टोटली 545 होते थे, पर 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। तो हमारे पास अभी करेंटली 543 मेंबर ही प्रेजेंट हैं। अच्छा सर, आपने बताया था कि ये भी एमपी कहलाते हैं, ये भी एमपी कहलाते हैं। अच्छा ठीक है। अब देखिए, आज बताने का मेन मतलब क्या है। ये जो एमपी हैं, 543 एमपी हैं, ये डायरेक्टली हमारे बीच से चुनाव के थ्रू जाते हैं, मतलब लोगों के थ्रू जाते हैं, मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मतलब इसको बोलते हैं लोगों का समूह या लोगों का घर। अच्छा, लोगों का घर, हाँ, इंग्लिश में सर जी हाउस मतलब घर, और पीपल मतलब लोग, इसीलिए तो लोकसभा मतलब लोगों का घर, हाउस ऑफ पीपल। ये जो राज्यसभा होता है ना, जैसे मान के चलिए कि ये इंडिया है, अभी टाइम नहीं है तो मैं इंडिया को अच्छी तरीके से तो नहीं बनाऊंगा, ये मान के चलिए कि हमारा इंडिया है। अच्छा जी, मान लिया। अब इंडिया में 28 स्टेट हैं, ये मान लो छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, ये बिहार, ये झारखंड, ये उड़ीसा।
अब जो राज्यसभा में 245 लोग जाएंगे, ये छत्तीसगढ़ से जाएंगे, छत्तीसगढ़ के लोगों के थ्रू नहीं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा घर होगा, हाँ कल बताया था जी। वहाँ के घरों में से वहाँ भी कुछ विधायक लोग बैठे रहते हैं, हाँ बैठे तो रहते हैं। वही विधायक लोग इनको चुन के यहाँ पे भेजेंगे, मतलब काहे के लिए? अपनी काम करवाने के लिए। मतलब ये राज्यों को डिनोट करता है, राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। राज्य मतलब अरे छत्तीसगढ़ मान लो, तो ये राज्य के मंत्री हुए ना, राज्य मंत्री हुए, राज्यसभा इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो क्या मैं इसको हाउस ऑफ स्टेट बोल दूं? जी हाँ बोल दो। हिंदी में सर राज्यसभा, इंग्लिश में सर हाउस ऑफ स्टेट। तो क्या ये मान के चलो कि मेरे पेट में दर्द हुआ, मुझे एक मेडिसिन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, तो मैं क्या एमपी को बोलूँगा? कौन से एमपी को? लोकसभा वाला। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए उत्तरदायित्व है उसके पास, मेरा हर काम वो करेगा। गलत वाला? नहीं, सही वाला जी। तो मतलब लोगों की परेशानियों को देखना लोकसभा एमपी का काम है, लोकसभा संसद का काम है। लेकिन राज्य को क्या चाहिए? जैसे राज्य में मान के चलो कि हमारे यहाँ कोई भी अच्छा एनआईटी आईआईटी नहीं होता, अभी तो है, तो मान के चलो कि छत्तीसगढ़ में एक और एनआईटी चाहिए, नेशनल ऑफ इंस्टीट्यूट, या फिर कोई और बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। कौन बताएगा? राज्यसभा के जो मेंबर हैं ना, जो छत्तीसगढ़ से गए हैं, वो बताएंगे कि सर छत्तीसगढ़ में एक बड़े कॉलेज की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लोगों की नहीं, मतलब इसको ऐसा नहीं है कि विशाल सर के पेट में दर्द हो रहा है सर दवाई दे दो, नहीं। छत्तीसगढ़ में कॉलेज चाहिए, ले जाओ। सर छत्तीसगढ़ में हमें एक, रायपुर में मान के चलो कि एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल एयरपोर्ट चाहिए। कौन बताएगा? राज्यसभा। तो ये सब चीज़ें राज्यों के काम के लिए जो हमें बातें उठाना होता है, इसलिए हमने एक अलग हाउस बना दिया जिसको हम हाउस ऑफ स्टेट बोलते हैं। दो चीज़ें बात पक्की, क्लियर। अब यहाँ पे जो हमने चुनाव करके भेजा है लोकसभा में, लोकसभा में जब चुनाव करके हमने भेज दिया तो इनके पास केवल 5 साल के लिए भेजा है हमने, जिंदगी भर नहीं भेजा है भाई साहब जाओ और मजे करना, धोतियाँ तोड़ना अपने आप। अच्छा जी, नहीं नहीं, केवल 5 साल। मतलब 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगे, इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद सर 5 साल के बाद इन लोग फिर से चाहें तो फिर से चुनाव लड़ के आ सकते हैं। ठीक है। राज्यसभा में सर, राज्यसभा में जो यहाँ के मेंबर है ना, वो मेंबर का टेन्योर होता है 6 ईयर। लेकिन ये जो राज्यसभा है इसका टेन्योर इनफाइनाइट चलता है। मतलब इनफाइनाइट चलने का मतलब है कि इसका टेन्योर कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये हमेशा चलते चलते रहता है, चलते ही रहता है। मतलब सर यहाँ पे 245 मेंबर हैं, ओके। हमने इसको कुछ इस तरीके से बांटा है कि 3/3 में लोग बट चुके हैं, और हर 2 साल के बाद मैं इनका चुनाव कर देता हूँ। अच्छा जी, हर 2 साल में मैं 1/3 को बाहर भेज देता हूँ और दूसरे 1/3 को वापस ले आता हूँ। अच्छा, नहीं समझ में आया, चलिए फिर से बताता हूँ। ये सर राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल कितने हैं सर जी? 245 है। हमने इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। अच्छा, क्या क्या भाग सर जी? एक हमने रेड डब्बा, ओके, एक हमने ग्रीन डब्बा, अच्छा, और एक हमने वाइट डब्बा बना दिया। ओ ठीक है। अब इसको हमने क्या किया ना, 2024 में चुनाव करवा दिया। अच्छा, 2 साल बाद ना हम इसको करवा दिए 2026 में। फिर सर 2 साल बाद ना हम इसको करवा दिए 2028 में। सर मैं इसको ना चिंटू नाम दे देता हूँ। अच्छा सर, इसको ना मैं मिंटू नाम दे देता हूँ। अच्छा सर, इसको ना मैं पिंटू नाम दे देता हूँ। अच्छा जी ठीक है। 2028 के बाद कब चुनाव करवाओगे सर? सर 2030 में। अब किसको करवाओगे? फिर से सर चिंटू को करवा दूंगा। अच्छा, फिर सर 2032 किसको करवा दूं? सर फिर से मिंटू कुछ। अच्छा जी, फिर 2034 किसको करवाऊं? सर फिर से पिंटू को। अच्छा, उसके बाद सर 2036 में फिर से करवाऊंगा। किसको? सर पिंटू को। हो गया ना? हाँ, अब हम चिंटू को करवाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखो
चिंटू, चिंटू का यहाँ चुनाव हुआ कब, मैं देखो चिंटू को लिख देता हूँ बेटा। चिंटू कब चुनाव लड़ा, 2024 में। दोबारा चुनाव कब लड़ा सर जी, चिंटू ना दोबारा चुनाव 2030 में लड़ा। सर देखो तो कितना साल हो गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सर जी इसका तो 6 साल हो गया। हाँ अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, और मिंटू को देखता हूँ। अच्छा सर जी मिंटू कब चुनाव लड़ा था, सर जी मिंटू ना 2026 में चुनाव लड़ा। अच्छा फिर दोबारा सर जी ये ना 2032 में लड़ा। अच्छा कितना साल हो गया, 6 साल इसका भी हो गया सर जी। अच्छा ये देखो अब किसको लिख दूँ सर जी, पिंटू को भी दिखाओ ना सर। हाँ पिंटू, ये लो पिंटू, पिंटू भाई साहब 2028 में चुनाव लड़े, फिर 2034 में चुनाव लड़े। यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ कितना साल सर जी, 6 साल। देख रहे हो हर 2-2 साल में चुनाव करवा रहा हूँ, लेकिन सबको कितना टाइम दे रहा हूँ सर जी, सबको 6-6 साल टाइम दे रहा हूँ। तो यही बोला कि लोग राज्यसभा एमपी का टेन्योर तो 6 साल होता है, लेकिन राज्यसभा का टेन्योर कभी नहीं खत्म होता। अब यह समझ में नहीं आया, देखो ये राज्यसभा है, हमेशा यहाँ पे लोग बैठे ही रहेंगे। 2024 में भी मिंटू और पिंटू बैठे ही थे, चिंटू बस गया था। 2026 में भी चिंटू और पिंटू बैठे ही थे, मिंटू बस गया था। 2028 में भी मिंटू और चिंटू बैठे ही थे, पिंटू बस गया था। मतलब हमेशा यहाँ पे लोग बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं। लेकिन अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो हमेशा 5 साल के बाद इनको उठा के फेंक देते हैं और दूसरे नए मेंबर को ला के बैठा देते हैं। मतलब कुछ दिनों के लिए ये खाली हो जाता है, बट राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इसका टेन्योर इनफाइनाइट ईयर है। क्लियर, ओके ठीक है। अब सर जी ये बता दो कि मुझे ना सरकार बनानी है। अच्छा सरकार बनाओगे, हाँ बनाऊंगा, कैसे बनाऊं, चलो बताता हूँ। सर जी मुझे ना सरकार बनाना है, कैसे बनाऊं बताओ ना, चलो बताता हूँ ना, रुको 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 रुको, अजी रुको ना बताता हूँ। ये देखो सर जी मैं बीजेपी वाला हूँ। अच्छा सर जी मैं ना इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला हूँ। अच्छा कांग्रेचुलेसन। अब देखो लोकसभा क्या है सर जी, लोकसभा तो पार्ट वो है, वो एक हाउस है, और राज्यसभा सर वो भी हाउस है। अच्छा जी ठीक है। अगर मुझे गवर्नमेंट बनानी है, ध्यान रखना लिख लो, अगर मुझे गवर्नमेंट बनानी है मतलब सरकार बनानी है, तो क्या करूं, कुछ करूं क्या, नहीं कुछ मत करो, बस 50% प्लस ले आओ सीट। कहाँ पे, लोकसभा में। मतलब लोकसभा में 543 सीट है, बोलो यस और नो, यस सर। वहाँ पे आपको 50% प्लस मतलब 243 सीट से ज़्यादा लेके आने हैं। अगर आप 243 सीट ला लिए तो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी, बोलो यस। तो मतलब अभी जब 2019 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने लगभग 300 के आसपास सीट लाया था, जो कि 273 से ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी की सरकार बनी। कहाँ पे, लोकसभा में। क्या राज्यसभा में भी सरकार बनती है क्या, नहीं। जो सरकार लोकसभा में बनी ना, वही सरकार राज्यसभा में भी बन गई, मान के चलो। मतलब सर जी मुझे लोकसभा में और या फिर मुझे गवर्नमेंट बनानी है तो मुझे लोकसभा में 50% से ज़्यादा सीट चाहिए, यस और नो, ठीक है। अब चलो बीजेपी ने ला लिया सीट, ठीक है, कांग्रेचुलेसन, ओके थैंक यू। अब देखो क्या होगा, ये 543 लोगों को मैनेज कर पाना इजी टास्क है क्या, नहीं। तो हमें यहाँ पे एक क्या चाहिए सर जी, लीडर चाहिए, उसी को तो बोलते हैं सर पीएम, एमपी नहीं पीएम, उसी को तो बोलते हैं पीएम, प्रधानमंत्री साहब। प्रधानमंत्री साहब बोल दिए तो बात पक्की, समझो भाई साहब। अब क्या प्रधानमंत्री अकेले काम करेगा क्या, नहीं, तो उसको क्या चाहिए, टीम मेंबर चाहिए, और यही टीम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मंत्री परिषद बोलते हैं, मंत्री परिषद।
क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद होते हैं। और ये जो कल मैंने आपको बताया था ना कि एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार जो कि काम करवाता है वो यही होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं सर जी, सर ये गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं हर काम के लिए जिसको गाली पड़ती है। अच्छा यही है, हाँ यही है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या प्रधानमंत्री केवल लोकसभा से हो सकता है, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मंत्री हैं केवल लोकसभा से हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं। लोकसभा में हमें केवल सरकार बनाते समय देखना है, मतलब 50% वोट लाते समय देखना है। बाद में आप प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बना दो। ये क्या बोल दिए, हाँ। जब 2004 से 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह एमपी राज्यसभा हैं, आज भी हैं तब भी थे, एमपी राज्यसभा हैं, ठीक है। अच्छा एमपी मतलब यहाँ के थे और प्रधानमंत्री बन गए, हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री बना दिए। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी ला सकते हो जी। आज भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब अरे विदेश मंत्री, हर चीज में ना घुसेड़नी है सर आपको। अच्छा विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर साहब, ये भी राज्यसभा के मेंबर हैं। तो मतलब आप प्रधानमंत्री लोकसभा से लाओ राज्यसभा से लाओ कोई मतलब नहीं है, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा से लाओ राज्यसभा से लाओ कोई मतलब नहीं है, बस होने चाहिए पार्लियामेंट के। क्लियर है। एक बात बताऊं सर, बता दो। अरे सर आप प्रधानमंत्री अगर चाहो तो मुझे भी बना सकते हो, कैसे, आप मुझे बना दो, मेरे पास 6 महीने का टाइम है, मैं या तो लोकसभा मेंबर बन जाऊं या तो राज्यसभा मेंबर बन जाऊं, तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। अच्छा और सर मैं अगर 6 महीना में चुनाव जीता ही नहीं, तो अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो चुनाव नहीं जीतोगे तो हमारे पास एक और उपाय है। क्या उपाय है, सर जी ये लोकसभा है, अच्छा सर जी ये राज्यसभा है, अच्छा सर जी इसमें ना क्या होता है ना, इसमें सब इलेक्शन लड़के आते हैं, मतलब अरे सर चुनाव लड़के आते हैं। और कुछ ऐसे भी आते हैं क्या, पहले आते थे 2 लोग अब नहीं आते, 543 लोग चुनाव लड़के आते हैं। अच्छा ठीक है, अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो, अरे ठीक है ना, लोकसभा में मत जाना, डायरेक्ट राज्यसभा में कैसे सर, यहाँ पे भी कितने सर जी, टोटल 245 है, 12 घटाओ तो, अच्छा 12 घटा दो 232 आएगा, ठीक है 33 आएगा। 233 लोग तो सर चुनाव लड़ते हैं। अरे सर मैंने बोला ना मैं चुनाव जीतूंगा ही नहीं, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं जीतूंगा ही नहीं, तो अरे सर जी 12 मनोनीत होते हैं, मनोनीत मतलब नॉमिनेट होते हैं। कहाँ पे, राज्यसभा में। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट साहब। अगर आप मान लो मेरे से खुश हो और मुझे क्या बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, 6 महीने का टाइम है, प्रेसिडेंट साहब करके मुझे मनोनीत कर देंगे राज्यसभा में और मैं प्रधानमंत्री साहब बन गया। बात पक्की है, तो आप खुश हो जाओ क्योंकि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो बिना चुनाव लड़े। लेकिन 6 महीने में आपको कहीं ना कहीं का एमपी होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। बात पक्की। तो लोकसभा में केवल चुनाव लड़े हुए लोग रहते हैं, राज्यसभा में चुनाव लड़ के भी आ सकते हो, या फिर सरकार अगर चाहे तो आपका नाम मनोनीत भी कर सकती है, नॉमिनेट भी कर सकती है, दोनों तरीके से आप सरकार बना सकते हो। यहाँ तक बात पक्की है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का टाइम है, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर अगला टॉपिक चलते हैं। अभी हमने सेंटर के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा सा स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ फटाफट टाइप करके अपना जवाब भेज दो। समझ में आ रहा है, पक्की बात।
चलें आगे। ठीक है, तो सर अभी हमने सेंटर में 2 हाउस पढ़ा, स्टेट में भी 2 हाउस होते हैं क्या? हाँ, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे मतलब, अरे रुको ना सर, बता रहा हूँ ना, काहे चिंता कर रहे हो? अरे यहीं हूँ यार मैं अभी। देखो, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 2 हाउस होती है। कहाँ कहाँ पे सर जी? कौन कौन से स्टेट में बताओ ना? तो सर जी यूपी, बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटका और देहरादून नहीं रे, कहाँ? अरे बताओ ना सर जल्दी। तेलंगाना। यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरलिज्म है, बाई कैमरल हाउस है, मतलब 2 हाउस है। क्या बोलेंगे सर? एक विधान विधान परिषद परिषद और एक सर विधान सभा, और बाकी सब जगह केवल एक, कौन सा? विधान सभा। ये सर, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये सर जी लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा ये वाला सर, ये भी वही, कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा ठीक है, पक्की बात। ठीक सर, मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों किया? क्या क्या मतलब, क्या क्या पाप किया था हमने कि हमने ऐसा कर दिया? तो सर जी, हमने सेंटर में लोकसभा पढ़ा और राज्यसभा पढ़ा, हमने देखा कि दोनों के पास लगभग सेम पावर है। क्या यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में सेम पावर है क्या? तो मैं बोलूँगा कि विधान परिषद के पास बहुत कम पावर है, ना के बराबर। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि इन लोग भी हेल्प कर देते हैं, इसलिए इन 6 स्टेट में विधान परिषद भी बनाया गया है, बाकी स्टेट में नहीं है। अब चलो, यहाँ के मेंबर कुछ होंगे, तो यहाँ के मेंबर कितने हैं बताओ? अरे सर, हर स्टेट में अपना अपना अलग मेंबर है, तो क्यों याद करना, मत करो। अब ये जो मेंबर हैं, हम सुनते हैं कि सबको सर विधायक बोलते हैं, विधायक साहब, चच्चा विधायक हैं मेरे नहीं है, आपके होंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं विधायक को? तो सर सब मेंबर हैं तो मेंबर का एम ले लो, ये क्या है? लेजिस्लेटिव का एल ले लो और असेंबली का एल ले लो। सर बन गया एमएलए, चच्चा एमएलए हैं। एमएलए बोलने में वो मज़ा नहीं आता है जितना विधायक बोलने में। अब यहाँ देखो, मेंबर का एम, लेजिस्लेटिव का एल, काउंसिल का सी। अरे ये तो एमएलसी बन गया। हाँ, इनको एमएलसी बोलते हैं। और यहाँ मेंबर का एम, लेजिस्लेटिव का एल, असेंबली का ए, ये क्या बन गया सर? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम हिंदी में तो विधायक ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एमएलए और एमएलसी 2 हिस्सों में बट जाता है। यहाँ पे भी सेम सरकार बनेगी। हाँ, सरकार बनाने के लिए आपको 50% ज़्यादा वोट लाने पड़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद यहाँ का हेड सीएम हो जाएगा, और सीएम को टीम को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, जो कि किसी भी हाउसेस के हो सकते हैं। क्लियर? और यही सरकार कहलाती है, मतलब गवर्नमेंट कहलाती है। यहाँ तक बात पक्की है? क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे केवल इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं दोनों में, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत भी होते हैं। आप लिखते जाओगे इसको, ठीक है? मनोनीत। मैं यहाँ पे नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, मतलब बोल के नहीं लिखवाऊंगा, आप शॉर्ट नोट्स लिखते जाओगे, ठीक है? मनोनीत को नॉमिनेट, तो यहाँ पे नॉमिनेट भी होते हैं। ओके, पक्की बात? ठीक है। तो ये समझ में आया कि सेंटर में कैसे सरकार बनती है, सरकार काम कैसे करती है, और फिर स्टेट में काम कैसे करती है। ठीक है। मनोनीत कितने मेंबर होते हैं, तो वो स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेट पे डिपेंड करता है। यहां तक पक्का है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और जल्दी से आप बताओ कि यहाँ तक पक्का है कि नहीं, और फिर अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, फिर आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे वाला, मतलब बड़ा मज़ा आएगा आपको, बड़ा मज़ा आएगा आपको, मुझे भी आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक है भाई साहब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या होता है? अरे सर, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अच्छा, ये होता है, ठीक। अब जल्दी से बताओ तो क्या होता है लिखित संविधान और अलिखित संविधान? क्या समझते हो इससे कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है? क्या समझते हो? लिखित संविधान और अलिखित संविधान से आप क्या समझते हैं, बताइए। पीछे वाला लड़का बोल रहा है, देखो देखो देखो। अरे सर, जिसको लिखते हैं और जिसको नहीं लिखते हैं। अच्छा, यही होता है? सर एक काम करो ना। अरे सर, लिखा हुआ तो है लिखित संविधान, मतलब लिख दिए, और अलिखित मतलब लिखा ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं फटाफट। पूरा याद है सर जी, पूरा एकदम। मतलब आप पूछो, आप पूछोगे नहीं, हम बता देंगे। ठीक है, बता दो। तो सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लिखित संविधान का मतलब है कि लिखित संविधान का मतलब है कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है और इसी डॉक्यूमेंट में सारी रूल, सारी लॉ, सारे नियम एक साथ लिखे हुए हैं। इसको बोलते हैं लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अनरिटन मतलब? अनरिटन का मतलब है, अच्छा मुझे ये बताओ, कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? सर जी, कानून बनाता है पार्लियामेंट। अच्छा, मतलब संसद। ओके सर, संसद ने 2014 में एक लॉ बनाया। अच्छा सर जी, संसद ने 2015 में भी एक लॉ बनाया। संसद ने 2016 में भी एक लॉ बनाया। सर जी, संसद ने 2017 में भी एक लॉ बनाया। सर जी, संसद ने 2018 में भी एक लॉ बनाया। सर जी, संसद ने 2019 में भी एक लॉ बनाया और अभी 2024 में भी एक लॉ बनाया। तो ये संसद सर बार बार लॉ बनाते जाता है, मैं क्या करूं? ये संसद की गलती है सर, आप मुझे फालतू पकड़ रहे हो। तो संसद जितने भी लॉ बनाते हैं, सबको सबको सबको, अरे आगे बोलो ना, सबको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अच्छा, अरे रिटेन अनरिटेन पढ़ा रहे हो यार, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हो। अरे वही बात है, लिखा हुआ एक ही बुक में है क्या? नहीं, नहीं ना, तो इसको बोलते हैं अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पार्लियामेंट, संसद जो भी कानून बना दे वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट तो अपना लॉ बना रही है, लॉ 1, लॉ 2 प्लस लॉ 3 प्लस लॉ 4, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ही समय पे बना गया है, एक ही समय पे बना दिया गया है। इसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इसको बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात पक्की है? हाँ, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया? ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या क्या मैं बोल सकता हूँ कि सारे कानून, सारे कानून, सारे नियम एक जगह लिखा हुआ है? हाँ, बोल सकता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सारे कानून, सारे नियम, सारे नियम अलग अलग लिखा हुआ है? अलग अलग लिखा हुआ है? हाँ, बोल सकता हूँ। ठीक है, बोल दूँ? पक्का? ठीक है, बोल दिया। और क्या बोल दूँ? और कुछ बोलूँ? अरे सर बोलो ना, बोल दो बोल दो। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। अरे सर बोलो ना। नहीं बोलूँगा। अरे बोलो ना। नहीं बोलूँगा, बोलूँगा ही नहीं, बोलूँगा ही नहीं। क्या कर लोगे? चलो, कुछ नहीं करूँगा सर, लेकिन बोल दो ना सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ 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 सर, बोल दो ना प्लीज़। अच्छा रुको, बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? आप बताओ क्या लिखा? क्या लिखा? सर जी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, क्या लिखा? सर जी पार्लियामेंट। अच्छा, क्या लिखा? सर जी एग्जीक्यूटिव। अच्छा, अब क्या लिखा? सर जी जुडिशियरी। 2 दिन पहले पूछता आपसे,
तो आप नहीं बता पाते कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है। लेकिन आज आप बता सकते हो, आज आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आज आप जानते हो कि सर पार्लियामेंट क्या होता है, आज आप जानते हो कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, सर जी आज आप जानते हो कि जुडिशरी क्या होता है। और आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से अगर मैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कौन पावरफुल है। अगर मैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछूं कि मान के चलो मैं ये बोल दूं कि चलो इंडिया, चलो जापान, चलो ऑस्ट्रेलिया और चलो यूएसए, ये सब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश हैं। अगर मैं पूछूं कि जापान में, या मैं छोड़ो ना भाई साहब जापान की, मैं इंडिया को ही पूछ दूं कि सर इंडिया में कौन पावरफुल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है, क्या पार्लियामेंट पावरफुल है, क्या एग्जीक्यूटिव पावरफुल है, या जुडिशरी पावरफुल है, कौन पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो सर आप बोलोगे कि सर इंडिया में कुछ भी काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना दे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बनाएगी, एग्जीक्यूटिव कुछ भी कानून लागू नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध, जुडिशरी भी काम करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। मतलब सर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। यही क्वेश्चन मैं पूछ दूँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूके में पूछ दूँ, ठीक है, और कहाँ पूछ दूँ, साउथ अमेरिका में पूछ दूँ, ठीक है, तो आप क्या बताओगे। सर आप बताओगे कि यहाँ पे पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। मतलब सर पार्लियामेंट ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाया और यूके में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो पार्लियामेंट जिसको बना रहा है वही तो पावरफुल है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट पावरफुल होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल होता है। यहाँ तक बात पक्की है, कोई डाउट, यहाँ तक बात पक्की है, कोई डाउट है तो बताइए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे पार्लियामेंट कुछ भी कानून बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं बना सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सर जी एक बुक है, हाँ, तो क्या जरूरी है कि पार्लियामेंट उस बुक के हिसाब से ही कानून बनाए, कोई उसके ऊपर देखने वाला भी तो होना चाहिए। तो पार्लियामेंट कुछ भी कानून बनाए, अगर वो गलत कानून बनाती है जुडिशरी उस पर देखते रहता है, टुकुर 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 देखते रहता है। तो पार्लियामेंट से बड़ा कौन, मतलब जुडिशरी यहाँ पे पावरफुल है, पार्लियामेंट से ज़्यादा नहीं है मानता हूँ, लेकिन जुडिशरी पावरफुल है। लेकिन जब मैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो यहां पे पार्लियामेंट जो भी कानून बना दे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, जो पार्लियामेंट लॉ बना दे वो कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे जुडिशरी को पावर उतना नहीं है जितना इंडिया में पावर है, यूके का जुडिशरी उतना पावरफुल नहीं है जितना इंडियन जुडिशरी सिस्टम पावरफुल है। बात पक्की हुई, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा संविधान का बर्थडे, जैसे अगर मैं बोलूं कि सर जी आपका बर्थडे कब है, तो सर जी मैं 15 अप्रैल को पैदा हुआ था। अच्छा ठीक है। सर जी ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब पैदा हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अच्छा सर जी यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कब पैदा हुआ, नहीं पता। काहे, अरे सर 2014 में भी लॉ बनाया था, 2024 में भी लॉ बना रहा है, 2050 में भी लॉ बनाएगा, किसको बर्थडे बनाओ, कोई बर्थडे ही नहीं है। मतलब कि अगर हम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारा एक समय है कि जब हमने बना है, जब हम बने हैं, लेकिन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फिक्स समय नहीं है कि ये भाई साहब इसी दिन बना था। क्लियर, इसे नहीं पता है कि ये कब बना था। तो ये अलग अलग पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट को आप लिखते जाना, ये जो जो अलग अलग पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये अलग अलग पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब चलो मान लो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक लॉ है और इस लॉ में सब चीज रूल पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना, अमेंड करना, अमेंड करना मतलब इसमें छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करना। क्या इजी है क्या या हार्ड है,
अरे सर जी बहुत हार्ड है, मतलब बहुत हार्ड है, मैं आगे बताऊंगा कितना हार्ड है, लेकिन बहुत हार्ड है। तो हम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिजिड भी हो सकता है या तो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, मतलब या तो हार्ड भी हो सकता है या तो इजी भी हो सकता है, लेकिन किंतु परंतु अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भाई साहब हमेशा इजी होता है। पार्लियामेंट का जब भी मन करता है वो इसमें छेड़छाड़ कर लेता है, पार्लियामेंट का जब भी मन करे वो इसमें छेड़छाड़ कर देता है। तो मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आइदर रिजिड और फ्लेक्सिबल, बट यूके कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑलवेज इजी इन नेचर, फ्लेक्सिबल इन नेचर। ओके, तो ये बात समझ में आई? इतना बात अगर क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक कोई अगर डाउट है तो आप बताइए। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो आप जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में मैं उस डाउट को ले लूँगा आपका और उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात समझ में आई कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे देखा। फाइनली ये हमारा बेसिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम भारत का संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना जो कि है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये सब चीज़ है, तो उसको अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार आप भारत की प्रस्तावना पढ़, संविधान की प्रस्तावना पढ़ के आएंगे, और ये जो आज का टॉपिक है, आज हमने जो बेसिक पढ़ा है उसे आप रिवाइज करके आएंगे। जो भी डाउट हो आप एक बार कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं, खुश।